डॉक्टर्स पत्रकारों से बहुत नाराज हैं। हम काम छोड़ देंगे, हम काम करेंगे ही नहीं। मीडिया वालों को अगर लगता है कि हम काम नहीं कर रहे तो मीडिया वाले आएं और वो पेशेंटों की देखरेख करें। गुस्से में, नाराजगी में ये अल्फाज कुछ डॉक्टर्स से सुनने को मिले। पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स से सुनने को नहीं मिले। जो रजिस्ट्रार वहां काम कर रहे हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, उनसे सुनने को नहीं मिले। जो एमबीबीएस के इंटर्न वहां पर काम कर रहे हैं, उनसे सुनने को नहीं मिले। जो अलग अलग जगह से, अलग अलग फील्ड से फिजियोथेरेपी के जो स्टूडेंट्स हैं, जिन फिजियोथेरेपी के डॉक्टर्स को इस समय मेडिकल कॉलेज में लगाया गया है, उनसे ये सुनने को नहीं मिला। नर्सेज जो फ्रंट लाइन पर हैं, बहुत कम तादाद में हैं, उनको लेकर लोगों को शिकायत भी हैं, मगर उनसे भी अभी तक ये सुनने को नहीं मिला कि अगर मीडिया वालों को लगता है कि हम काम नहीं करते, वो आए और वो हमारी जगह काम करें, वो हमारा काम संभालें। मीडिया वाले खुद को समझते क्या हैं? मीडिया वालों को क्या लगता है कि ये इतना आसान है? मीडिया वालों को क्या पता कि हमारे ऊपर कितना प्रेशर है? मीडिया वाले क्या जानते हैं कि हम इस वक्त कितने स्ट्रेस के शिकार हैं? मीडिया वालों को क्या पता कि हमारे परिवारों के साथ क्या बन रही है? मीडिया वालों को क्या पता कि हम घर कैसे जाते हैं? मीडिया वालों को क्या पता कि हम कितनी स्ट्रेस, कितनी परेशानी और कितने ज्यादा टेंशन के दौर से गुजर रहे हैं? जब डॉक्टर से ये सब कुछ सुनने को आपको मिलता है और उसके बाद वो भी तल्ख अंदाज में, गुस्से में सुनने को मिलता है, तो मैं एक पत्रकार के नाते ये सोचने पर मजबूर हो जाता हूं कि जब एक पत्रकार रात को 12:30 बजे अपनी नींद छोड़कर, अपना आराम, अपना सुकून, अपना चैन छोड़कर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अहाते में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग के सामने खड़ा होकर ये सवाल पूछता है कि हम एक जंग लड़ रहे हैं और जंग में हमारे सिपहसालार घर में सोए हुए हैं, हम एक जंग लड़ रहे हैं और जंग में हमारे सिपहसालार, जिनको रात को भी मेडिकल कॉलेज में होना चाहिए था, वो नहीं है, तो डॉक्टर नाराज क्यों होते हैं इस बात पर? जब एक पत्रकार अपनी जान को जोखिम में डालकर कोविड पॉजिटिव पेशेंट के सामने अपना माइक रखता है और उस कोविड पॉजिटिव पेशेंट के परिजन से ये सवाल पूछता है कि बताइए क्या दुख, क्या परेशानी है आपकी, और वो ये शिकायत करता है कि मेरी माताजी, मेरी माँ कल तक बिल्कुल ठीक थी, दवाई बदली गई और मेरी माँ की मौत हो गई, इस पर भी डॉक्टर साहब नाराज होते हैं। और एक डॉक्टर साहब ने यहां तक कह दिया, जब लोग पार्टियां कर रहे थे, जब लोग शादियों में जा रहे थे, ब्याह में जा रहे थे, तब लोगों को यह ख्याल नहीं था कि कोविड-19 है, बीमार हो सकते हैं वो लोग। डॉक्टर साहब के मुंह से जब ये बात सुनता हूं मैं, तो मन विचलित हो जाता है। मन इसलिए विचलित हो जाता है कि शायद ही जम्मू कश्मीर में कोई एक दवाई की दुकान ऐसी होगी जिस दवाई की दुकान के बाहर एक तख्ती नहीं लगी होगी, जिस तख्ती के ऊपर किसी डॉक्टर साहब का नाम नहीं होगा। उस तख्ती के ऊपर जो डॉक्टर साहब का, जिस भी डॉक्टर साहब का नाम लिखा हुआ है, वो तख्ती वहां लटकी हुई क्यों है? क्योंकि डॉक्टर साहब वहां पर प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। डॉक्टर साहब की प्राइवेट प्रैक्टिस कामयाब कौन करता है? वही लोग जो उन बीमारियों में ग्रस्त होते हैं जिन बीमारियों का इलाज डॉक्टरों के पास है। क्या वहां पर डॉक्टर साहब ये सोचते हैं, जब किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास कोई मरीज आता है, क्या डॉक्टर उसको ये बोलता है कि भाई आप अपनी फूड हैबिट्स ठीक करो ताकि आपको दवाइयां खाने की जरूरत न पड़े? जब किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन लेकर, हार्ट अटैक लेकर एक पेशेंट पहुंचता है और वो उसको अपने प्राइवेट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट में ऑपरेट करता है, क्या वो उस आदमी से ये कहता है निकलते वक्त कि आप दोबारा यहां मेरे प्राइवेट हॉस्पिटल में आज के बाद नहीं आएंगे? क्या वो उसको डांटता है कि भाई तुम्हारी ईटिंग हैबिट्स ठीक नहीं, तुम्हारा चलना फिरना ठीक नहीं, बहुत ज्यादा देर तुम बैठे रहते हो, इस वजह से तुमको हार्ट अटैक हुआ, और आप जैसे लोगों की वजह से जो लोग बैठे रहते हैं, हार्ट अटैक कितना हमारी कंट्री में बढ़ रहा है? नहीं बोलता है।
इलाज करता है और इलाज करने के बाद उसको चलता कर देता है, वहां से दवाइयां दे देता है और उसके बाद कहा जाता है उसको कि ये दवाइयां अब आपने ताउम्र जब तक आप जिंदा हैं खाते रहना है। क्या कोई भी डॉक्टर अपनी प्राइवेट क्लिनिक पर जो भी उसके पास पेशेंट आता है, तीसरी विजिट पर उसको ये कहता है कि ठीक है आपकी तीसरी विजिट है, चौथी विजिट है, आपसे फीस नहीं चार्ज की जाएगी, एक ही पर्ची पर मैं ताउम्र आपको देखता रहूंगा? कोई डॉक्टर ऐसा करना भी नहीं चाहिए। आप प्रोफेशनल हैं, आपका प्रोफेशनल काम है, और आप अगर किसी को प्राइवेट में सर्विस दे रहे हैं तो आपको उसकी कीमत भी वसूलनी चाहिए। लेकिन अब अगर एक ऐसी बीमारी आई है जिस बीमारी से पूरा देश लड़ रहा है, और जो शादी में जा रहा था उससे मैं ये सवाल पूछ सकता हूं पत्रकार के नाते कि भाई सरकार की एसओपीज थी, आपने एसओपीज को वायलेट किया, आप ब्याह में चले गए, आप शादी में चले गए क्यों? आप लोग नहीं जाते तो ये बीमारी फैलती नहीं, क्योंकि हमारा काम ही यही है, सरकार से सवाल पूछना, लोगों से सवाल पूछना, लोगों का दुख दर्द सरकार तक ले जाना और सरकार को ये बताना, ये देखिए लोगों का दुख दर्द है, और फिर लोगों को ये बताना कि सरकार लोगों के लिए कर क्या रही है। ये हमारा काम है। डॉक्टर्स का काम लोगों का इलाज करना है। एक आदमी अस्पताल इसलिए नहीं आता कि उसको हॉस्पिटल के बेड पर सोने का शौक है। एक आदमी अस्पताल आता ही इसीलिए है क्योंकि उसको लगता है यहां वो फरिश्ते हैं, यहां वो लोग हैं जो मेरा इलाज करेंगे, मुझे ठीक करेंगे, मैं यहां से बिल्कुल ठीक ठाक होकर अपने घर वापस चला जाऊंगा। और इन सरकारी अस्पतालों में किसी और के परिजन जाते हो या ना जाते हो, मेरे तो कम से कम जाते हैं, क्योंकि जिनके पास सरमाया है वो अपने रिश्तेदारों को, अपने अजीज़ अकरबा को, अपने जान पहचान वालों को कहीं भी पहुंचा सकते हैं। जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है उनके लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, सुपर स्पेशलिटी है, बाकी अस्पताल हैं। हम अपने मरीज को प्राइवेट क्लिनिक में नहीं ले जा सकते। तो जब हम अपने पेशेंट को लेकर मेडिकल कॉलेज में आते हैं या किसी भी जगह आते हैं तो किस लिए आते हैं? ताकि उसका इलाज हो। वहां पर कोविड पॉजिटिव पेशेंट जब मेडिकल कॉलेज में आ रहा है तो इलाज करवाने के लिए आ रहा है। और उसके बाद मैंने ये तय किया कि मुझे पत्रकार बनना है। आपने रात दिन मेहनत की कि आपको डॉक्टर बनना है। क्या सोचकर आप डॉक्टर बने थे? कि आपको लोगों की खिदमत करनी है, इसलिए शायद आप डॉक्टर बने थे, क्योंकि मेरी समझ में यही आता है कि आप देश की सेवा करेंगे। आप इसलिए डॉक्टर बने थे कि पेंडेमिक होगी, हम रात को 1-1 बजे तक, 2-2 बजे तक काम करेंगे। मुझे इटली, स्पेन, यूरोप के वो डॉक्टर्स, दिल्ली के बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं उनके चेहरे याद आ रहे हैं। मास्क के निशान, मास्क इतनी देर चेहरे पर रखा कि यहां से पूरा ये वाला पोर्शन जो है लाल हो गया खून से। कईयों ने 5-5, 6-6, 7-7 दिन के बाद मास्क उतारे अपने। यूरोप ने वो भी दिन देखे। भारत में भी डॉक्टर्स यही सब कुछ कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी बहुत बड़ी तादाद में डॉक्टर्स यही सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन अगर आपकी खामियां, कमियां और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में कमजोरियां अगर उनको पॉइंट आउट किया जा रहा है और वो पत्रकार कर रहे हैं, तो उसमें इतना गुस्सा होने की, नाराज होने की जरूरत क्या है? आप अपने ग्रुपों में तो एक दूसरे को अपनी कमियां बता रहे हैं, हम तो नहीं बता रहे। हमें तो वहीं से पता चल रहा है कि ये सब कमियां आपके बीच में हैं। प्राइम मिनिस्टर केयर में वेंटिलेटर आए, वो पड़े रहे। क्या एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट का फर्ज नहीं बनता था कि मेडिकल कॉलेज के जितने भी प्रिंसिपल थे उन्हें ये पूछना कि जनाब ये वेंटिलेटर आपने किस लिए यहां रखे हैं? अगर सरकारी नौकरी करने के बाद आप में इतनी हिम्मत भी नहीं कि आप अपने डिपार्टमेंट में अपने प्रिंसिपल से, अपनी सरकार से, अपने हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के फाइनेंशियल कमिश्नर से ये सवाल पूछ सकें कि जनाब एनेस्थीसिया यहां आपने वेंटिलेटर लाए हैं, इनको आप इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? तो फिर इस वक्त फिर ये वावेला करने की जरूरत क्या है? फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन ने आपको कहा कि सीनियर डॉक्टरों को कहिए, डिपार्टमेंट्स के जितने भी सीनियर डॉक्टर हैं वो आकर राउंड करें। हमने तो नहीं कहा, वो कह रहे हैं ना। इसलिए, और दूसरी बात, जहां तक पत्रकारों का ताल्लुक है, 99.99% पत्रकार अपनी जान जोखिम में डालकर इस कोविड-19 के बीच में लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार से कोई उम्मीद और कोई तवक्का पत्रकारों को अब नहीं है। उम्मीद थी फ्रंटलाइन वर्कर्स डिक्लेयर किए जाएंगे,
किसी ब्यूरोक्रेट की कोई ईगो होगी जो हर्ट हो रही होगी, वो नहीं हुआ। वैक्सीनेशन तमाम पत्रकारों की एक साथ की जाएगी, वो नहीं हुआ। पत्रकारों के लिए वीकली कैंप्स लगेंगे जहां पर उनकी कोविड टेस्टिंग होगी, वो भी नहीं हुआ। उसके बाद उम्मीद और तवक्का ये थी कि शायद फ्रंटलाइन वर्कर सरकार जो है पत्रकारों को डिक्लेयर करे, वो भी सरकार ने नहीं किया। उसके बाद जितने भी पत्रकार, जितने भी जर्नलिस्ट, जिनको आप फेसबुक जर्नलिस्ट कहते हैं, आप नालायक कहते हैं, हमें पता कुछ भी नहीं है, हम बस ऐसे ही उठ के आ गए हैं, जो भी कुछ आप कहते हैं, जो कोलैटरल सिक्योरिटीज डॉक्टरों के पास हैं, जरा पता करिएगा कितने जर्नलिस्ट ऐसे हैं जिनके पास इस तरह की कोलैटरल सिक्योरिटीज हैं। जरा फुर्सत में मालूम कीजिएगा कितने पत्रकार ऐसे हैं जो 2.5 लाख और 2 लाख के बीच की तनख्वाह ले रहे हैं। जरा मालूम कीजिएगा कितने पत्रकार ऐसे हैं जिन पत्रकारों का लाइफस्टाइल वो है जिस लाइफस्टाइल की आदत सीनियर डॉक्टर्स को, कंसल्टेंट्स को, एचओडीज को है। मालूम ये भी कीजिएगा कितने पत्रकार ऐसे हैं जो 7, 8, 10 देश घूम कर आए हैं। ये सब मालूम कीजिएगा। ये सब सुविधाएं सरकार ने आपके लिए रखी हैं। जब वैक्सीनेशन की बारी आई तो सबसे पहले डॉक्टर्स वैक्सीनेट हुए। हमने भी कहा बहुत अच्छी बात है, डॉक्टर्स को सबसे पहले वैक्सीनेट करिए। क्यों करिए? क्योंकि ये हमारे फ्रंटलाइन वर्कर हैं, हमने तो इन्हीं के पास जाना है, इलाज तो उन्हें ही करना है। ये वैक्सीनेट होंगे तो ये बाकी लोगों को बचाने का काम करेंगे। अभी तक किसी पत्रकार को ओरिजिनल N95 मास्क सरकार ने नहीं दिया, ग्लव्स सरकार ने नहीं दिए, कोई प्रबंध सरकार ने ऐसा नहीं किया कि पीपीई किट पहनकर आप आइए वार्ड के अंदर, आपको दिखाते हैं कि हालात क्या हैं वहां के। कुछ ऐसा सरकार ने नहीं किया। उसके बावजूद रात को 12:30 बजे तक, 1 बजे तक पत्रकार कुछ ऐसे हैं, हम नहीं, कुछ हैं जो करते हैं 12 बजे, 1 बजे भी रात को लाइव करते हैं, बताते हैं दुनिया को कि क्या हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है। तो इतना रिस्क लेने के बाद, अपनी जान को जोखिम में डालने के बाद, अब आप उसके बाद आप कहते हैं कि आप बहुत परेशान हैं। जिनके पास कोलैटरल सिक्योरिटीज हैं, जिनके पास दुनिया भर की प्राइवेट प्रैक्टिस है, जिनके पास आराम, सुकून, चैन की हर एक चीज मौजूद है, वो कहते हैं हमें मेंटल टेंशन बहुत ज्यादा है। फिर बताइए उनकी मेंटल टेंशन कितनी ज्यादा होगी जिनके पास कोई कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं है। शाम को जब घर जाते हैं तो घर में इतने कमरे नहीं हैं कि एक अलग से कमरा ले लें और उस बाहर वाले कमरे में ही आएं जाएं, वहीं से आएं वहीं से जाएं, ऐसी कोई सुविधा मैक्सिमम पत्रकारों के पास नहीं है। और आप कहते हैं पत्रकार आइए, आप अस्पताल में हमारा काम कीजिए। हम आपसे गुजारिश करते हैं, आप एक काम कीजिए, एक दिन पत्रकार बनकर, एक दिन पत्रकार की जिंदगी जीना है आपने, सिर्फ एक दिन, बस एक दिन, ज्यादा लंबा भी नहीं, बिना किसी कोलैटरल सिक्योरिटी के। जितना जान का जोखिम पत्रकारों को है, उससे कंपैरेटिवली बहुत कम जोखिम जो है फ्रंटलाइन वर्कर्स को देखना पड़ता है। आप लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं, दोनों डोजेस आपको टाइमली लग चुके हैं। जरा मालूम करिए कितने पत्रकारों को कितने पत्रकारों की वैक्सीनेशन हुई है। इसलिए विनम्र विनती और आग्रह ये, आप अपना काम ठीक तरीके से कीजिए। आपके ही मेडिकल कॉलेज से, सीरी हॉस्पिटल से पेशेंट निकलकर खुद कहेंगे कि जनाब हम अस्पताल गए, ठीक ठाक होकर हम वहां से वापस आए, हमारी कहानी पूरी दुनिया को सुनाइए। और हम सुनाएंगे। हम आपकी कहानियां पूरी दुनिया को सुनाते हैं। जो प्रशंसा के काबिल है उनकी प्रशंसा भी हम लोग करते हैं। लेकिन आप कहेंगे कि लोगों की जान जाएगी, लोग अपनी जान गंवाएंगे, और हम खामोशी के साथ चुपचाप बैठे रहेंगे, और आप कहेंगे कि हम काम छोड़ देंगे, मीडिया वाले आकर यहाँ पर हमारा काम संभाल लें। हम सिर्फ इसके लिए इतना कहेंगे कि जो काम आपको सौंपा गया है वो आप कीजिए, जो हमको सौंपा गया है वो हम करते रहेंगे। जहाँ पर आपकी कमियां होंगी वो पॉइंट आउट करके हम आपको बताएंगे, और जहाँ पर आप अच्छा काम करेंगे वो प्रशंसा भी पूरी दुनिया तक इसी मीडिया के जरिए पहुँचती है, पक्का पहुँचती है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेशेंट की तरफ 3 नहीं 4 गुना ज़्यादा है। पेशेंट आपको भगवान मानता है, पेशेंट पत्रकार को भगवान नहीं मानता, पेशेंट डॉक्टर को भगवान मानता है। आप उसकी बाजू पकड़ते हैं तो उसमें
ऊर्जा आ जाती है, उसको लगता है कि मैं जिंदा हो जाऊंगा, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। एक मरता पेशेंट ये सोचता है कि जनाब शायद मैं वेंटिलेटर से उठकर ठीक ठाक होकर घर चला जाऊंगा। और बड़े सारे केसेस ऐसे हुए, बहुत सारे पेशेंट जो है वो वेंटिलेटर से उठकर घर चले आए। ये सब कुछ आप लोगों ने किया। लेकिन अगर इस एटीट्यूड के साथ आप काम करेंगे कि मीडिया वाले ये हाईलाइट क्यों करते हैं, मीडिया वाले वो क्यों बोलते हैं, ऐसे क्यों बोलते हैं, वैसे क्यों बोलते हैं, ये क्यों करते हैं, वो क्यों करते हैं, और फिर हमें ये सलाह देंगे कि आप आकर अस्पताल में काम कीजिए, तो फिर हम ये कहने पर मजबूर होंगे इस मुल्क ने हर शख्स को जो काम था सौंपा, हर शख्स ने उस काम की माचिस चला के रख दी।